नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, भारत के संवैधानिक विकास में अब जो यहाँ से एक्ट है 1786 का चार्टर एक्ट, तो इससे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से तो पढ़ते हैं। देखिए, आप में से कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि जो सर ये सारे ही जो एक्ट हैं वो हमें याद करने हैं या जैसे कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनको विशेष तौर से ध्यान देना है। तो देखिए, ये जो शुरुआत के जो सारे एक्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे का, हालांकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सभी मोस्ट ही हैं, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कुछ एक्ट हमेशा से ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इसके अलावा जैसे 1858 का जो एक्ट होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में जब पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन होता है, तो 1858 के अंदर पहला एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से डायरेक्ट जो है वो शासन करने के अकॉर्डिंग। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लागू किए जाते थे, तो जैसे वो महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा बीच में जैसे और भी आगे की बात करें तो 1909, 1919 और 1935 ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वैसे देखा जाए तो। यानी मान लीजिए 70 से 80% जो प्रश्न आते हैं हमेशा वो इन 1909, 19 और 35 के एक्ट में से आते हैं। 1935 का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इनमें से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भारत का संविधान है, वर्तमान में संविधान के अंदर 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें लगभग 200 से ज्यादा आर्टिकल 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो ही इसमें रखे गए हैं वर्तमान संविधान के अंदर। तो इसलिए आगे ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बाकी जो बीच वाले एक्ट हैं इनमें एक एक दो दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी फोर्स, पूरी ऊर्जा इन्हीं एक्ट को याद करने में बीच में लगा दो। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे कि हाँ इनमें लिखा क्या हुआ है। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिए कि कौन से एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन से महत्वपूर्ण होते हैं। 1786 का चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। तो अब यहां ये पावर जो है ये गवर्नर जनरल को दे दी गई, और इसके बाद में इसे प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया गया। जो प्रधान सेनापति की शक्तियां हैं, जो प्रधान सेनापति की शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। तो ये एक दो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और सबसे पहला जो कौन था ये गवर्नर जनरल जिसको ये चीजें दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1786 के अंदर नया जो गवर्नर जनरल बनता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल जिसको ये दोनों चीजें एक साथ मिली तो वो यही था कॉर्नवालिस, क्योंकि ये 1786 में बनता है गवर्नर जनरल। इसके बाद में आता है 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी के अधिकारों को अब 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ये जैसे हर बार आगे से आगे बढ़ाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 में, तब 15 वर्षों के लिए इनको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार, जो अधिकार पत्र है, दिया गया था। उसके बाद में इसको समय के साथ साथ में आगे से आगे बढ़ाते रहे। तो अब जो 1793 का चार्टर एक्ट है इसमें कंपनी के अधिकार को, जो अधिकार है उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। नियंत्रक मंडल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई कि अब जो उनको वेतन दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा, भारत से जो आय होती है, भारतीय राजस्व, वहां से वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अब ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मैं आपको यहाँ जो भी एक्ट पढ़ा रहा हूं इसके अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूं, आप ध्यान रखना। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसकी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्या है इसमें? पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। अब तक कुछ ईसाई मिशनरी जो थे वो यहाँ क्या है, हालांकि अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि हम हमारे धर्म का प्रचार करें। और जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी
जो थी उस समय भारत में यहाँ। अब चूंकि जब ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे यहाँ आकर के, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें नाराजगी होगी कि जो है आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज से दिक्कत होती थी कि ये लोग अपने धर्म का, यानी जो ईसाई मिशनरी थे जो आते यहीं से थे, ब्रिटेन से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य तो व्यापार करना है अभी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समस्या होती थी इन ईसाई मिशनरियों से कि ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार के चक्कर में हमारा जो व्यापार है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में नाराजगी फैल रही है। लेकिन अब यहां से 1813 के चार्टर एक्ट से ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उन्होंने नियम ही कर दिया, यहां ये एक्ट ही लेकर के आ गए कि जो ईसाई मिशनरी हैं अब वो धर्म जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अब इनको कोई रोकने टोकने वाला यहां पे नहीं है। पहले आते थे लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि उनको जो वहां से कोई सपोर्ट हो, लेकिन अब जो है चूंकि एक्ट ही बना दिया तो एक सीधा सा सपोर्ट मिल गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। आप देखिए धीरे धीरे किस तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है थोड़ा सा कमजोर करने का प्रयास कर रही है। जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के, और सभी ब्रिटिश जनों को, यानी अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर ये देश है इधर व्यापार कर सकता था। लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा गया कि चीन के साथ व्यापार जो है वो यही कर पाएंगे कंपनी जो है, और चाय का जो व्यापार था, जो भारत की चाय है ये असम साइड में इधर की चाय जो है पूरे विश्व में फेमस है और आज भी फेमस है। जो यहाँ चाय अपने मार्केट से लेकर के आते हैं, ये लाल घोड़ा चाय, काला घोड़ा, वो पीते ही बिल्कुल एकदम ताजगीर, वो दरअसल आप ये मान लीजिए कि जो बहुत अच्छी चाय बाहर बेचने के बाद में, जो कि 2,000 रुपए किलो, 3,000 रुपए किलो, 5,000 रुपए किलो, 10,000 रुपए किलो जो एक बेहतरीन चाय बेच दी जाती है, फिर जो पीछे कचरा बचता है वो हमारे सामने लाल घोड़ा काला घोड़ा चाय बन के आता है। हकीकत में भारत की चाय जो है असम साइड में कभी आप जाएं तो वहां आपको मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि हकीकत में चाय क्या होती है। अपने जो यहाँ पीते हैं चाय वो कोई कोई बेहतरीन चीज नहीं है, वो तो बाहर चली जाती है, बाहर फॉरेन के अंदर सेल हो जाती है जो अच्छी चाय होती है यहाँ की। तो चाय जो है पूरे विश्व के अंदर यहाँ की चाय प्रसिद्ध थी। तो चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद में यह है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया कि जो भारतीयों की शिक्षा है हम उस पे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेंगे। हालांकि इनसे वो भी खर्च नहीं हुए थे, लेकिन ये जो है ये इसमें किया गया सिस्टम। इस राजलेख द्वारा ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से ही कंपनी को गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि जो गवर्नर जनरल है और गवर्नर की नियुक्ति का जो अधिकार है वो कंपनी करेगी, तो वो ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से ही करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इसमें। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहने लगे कि ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते थे, अब हम उसको बोलने लगे भारत का गवर्नर जनरल। तो अब आपसे ये पूछे कि पहला गवर्नर जनरल, तो फिर हम करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। आप जानते हैं 1773 का जो एक्ट आता है तो उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बाकी जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
तो पहला गवर्नर जनरल है वारन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो है विलियम बेंटिंग। और कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हैं, चाहे और जो चीन के साथ वाला था, जिसको अभी तक सिर्फ कंपनी के पास रखा गया था, उसको भी अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब पर्टिकुलर चाय पे कंपनी का अब अधिकार नहीं रहा, और ना ही पर्टिकुलर की सिर्फ चीन के साथ कंपनी ही व्यापार कर पाएगी, अब ऐसा नहीं था। तो उस चीज को भी 33 के एक्ट में समाप्त कर दिया। ये विलियम बेंटिंग जो है, ये वही है राजा राममोहन राय के समय जो आप देखते हैं, जिन्होंने जैसे जो सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनवाए, वो यही विलियम बेंटिंग है राजा राममोहन राय के समय। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। आप देखिए कि आप गवर्नर जनरल को जो है वो कितनी पावर यहां दे रहे हैं, धीरे धीरे गवर्नर जनरल को यहाँ शक्ति दी गई है कि उसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि कहां बैठता था, ब्रिटेन में, उसे इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। तो गवर्नर जनरल को अगर कोई कानून नियंत्रक मंडल को सही नहीं लग रहा वहां ब्रिटेन में, क्योंकि इनको सारी रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी यहां से गवर्नर जनरल को कि भारत में क्या कर रहे हैं, तो ये जैसे वहां रिपोर्ट भेजते थे, उनको लगता था कि जो कानून सही नहीं है, हमें लगता है कि ठीक नहीं है, तो वो उस चीज को कैंसिल कर सकते थे। तो असली पावर जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में। और आपको मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को लगाने और हटाने का अधिकार भी जो है वो किसको दे दिया गया था, जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उनको। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इससे मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बीच में 4 की जगह 3 सदस्य कर दिए थे परिषद में। अब चौथे सदस्य की नियुक्ति वापस की जाती है, और वो चौथा सदस्य कौन होता है, जो लॉ का ज्ञाता है, कानून का ज्ञाता है, एक विधि सदस्य है। लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं था, एक विधि सदस्य के रूप में इसको नियुक्त किया गया। और ये मैकाले ही वही मैकाले है जिसे आज हम मैकाले की शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो मैकाले की कोई शिक्षा पद्धति वगैरह भी यहाँ नहीं आती है, लेकिन मैकाले ने शिक्षा पद्धति की जैसे अंग्रेजी भाषा में करना, भारतीयों का जो, देखिए इसे मैकाले ने कहा था कि हम ऐसे लोग तैयार करेंगे, हम एक ऐसा मध्यम वर्ग तैयार करेंगे हमारी शिक्षा के माध्यम से, जो दिखने में भारतीय होगा, रंग रूप में दिखने में भारतीय होगा, लेकिन अपनी सोच से जो है वो पूरी तरह से कैसा होगा, एक अंग्रेज होगा। तो आज हम जिस शिक्षा पद्धति की बार बार बात करते हैं कि ये शिक्षा पद्धति जो है वो किसने चलाई थी, मैकाले की शिक्षा पद्धति, तो वो ये वही मैकाले है। कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें जो समता का अधिकार के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो समता के अधिकार के अंदर यह आर्टिकल आएगा। तो वहां भी आप देखिएगा, आपको यही लाइनें मिलेगी, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर जो है उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये चीज यहां भी ये लेकर के आते हैं इस एक्ट में। उसके बाद है कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, कि दास प्रथा जो है वो विधि विरुद्ध है। इस एक्ट के तहत 1843 में एलन बरो द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया। तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रख लीजिएगा इसको। और ये जो एलन बरो के द्वारा समाप्त कर दिया गया, कैसे कर दिया गया, कौन था ये उस समय एलन बरो, तो उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था। ये 1842 से लेकर के और 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, लॉर्ड एलन बरो। और इसके समय, एलन बरो के समय जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वो समाप्त होता है। तो दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो इसके समय होता है 1843 में।
और एक चीज और है कि जो संडे की छुट्टी है, रविवार की जो आप देखते हो संडे को छुट्टी होती है, वो 1843 से ही शुरू हुई थी। तो ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि संडे की छुट्टी कब से शुरू हुई थी, 1843 के समय। उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड एलन बरो। और इस एलन बरो के समय ही जो सिंध है, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर आप देखते हो, तो उसको भी पूरी तरह से उसका जो विलय है 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय कर लिया गया था। तो थोड़ी मेन चीज ये ध्यान में रखना है दास्ता वाला, वेदियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। देखिए संहिताकरण क्या होता है? कोड मतलब उसको लिखना, मतलब विधि पूर्वक जो है, वेदियों का संहिताकरण का मतलब होता है सभी नियमों को लिपिबद्ध करना, उनको लिखना एक जगह सही तरीके से, जैसे जो सिस्टम वगैरह बनाया जाए। अब जैसे आज जो आईपीसी देखते हो आप, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, तो ये कब की है, सन कब का है? भारतीय दंड संहिता है 1860। 1860 के अंदर जो है वो आईपीसी बनी थी। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए किस सजा का प्रावधान है, वो है भारतीय दंड संहिता में। आपने ये खूब सुना होगा, ये जैसे आप सीरियल वगैरह या जो मूवीज में, अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत इसे सजाए मौत दी जाती है। तो वो इंडियन पेनल कोड जो है वो क्या है? विधियों का क्या है? संहिताकरण ही है। ये तो एक उदाहरण है भारतीय दंड संहिता का। और भी जैसे सीआरपीसी होती है, और भी किताबें हैं इसमें। तो संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल के आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। और आप देखिए आगे 1860 के अंदर भारतीय दंड संहिता बना दी जाती है। 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये थोड़ा पॉइंट आप ध्यान में रख लेना। जब लॉर्ड मेकाले को फोर्थ मेंबर के रूप में बनाया गया था, तो इसकी अध्यक्षता के अंदर एक 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया जाता है। तो पहला जो विधि मेंबर बनाया गया था वो भी लॉर्ड मेकाले, और इसी की अध्यक्षता में ही 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। उसके बाद है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या है 1853 के चार्टर एक्ट में? इसमें देखिएगा, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। आप याद कीजिए निदेशक मंडल का, जब मैं शुरू में आपको पढ़ा रहा था निदेशक मंडल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुल जो है वो 26 सदस्य थे, जिसमें से एक जो होता था गवर्नर, एक होता था उप गवर्नर, और बाकी 24 मेंबर होते थे। तो अब वो जो 24 सदस्य थे उसके, उनकी जगह कितनी संख्या कर दी गई? 18 कर दी गई। करने वाला कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद। वो चार्टर एक्ट लेकर के आए इनके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो उन्होंने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को 24 से घटा करके 18 कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? आपको ये महत्वपूर्ण है, आपको इसमें थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक सा नॉलेज है। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी वही है जिसका जो वो नियम लेके आया था, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का व्यपगत सिद्धांत। तो कब से कब तक रहा था डलहौजी जो है? 1848 से लेकर के 1856 तक। और 56 में फिर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और 1857 में जो क्रांति होती है, तो उसके पश्चात फिर पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। और जब वो हस्तांतरण होगा तो फिर अब गवर्नर जनरल का नाम बदल करके कर दिया गया था वायसराय। और पहला वायसराय जो है वो किसको बनाया गया था? इसी लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। तो
एक चीज और है, बड़ी जोरदार चीज है। अब चीजें कई साथ में आती है, चूंकि ये आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तब भी आपको ये चीजें पहले पढ़नी पड़ती है। भारतीय संविधान का विकास पढ़ते हैं तो भी ये शुरू में पढ़ने होते हैं, और जब आधुनिक भारत का आप इतिहास पढ़ते हो तब भी ये चीजें शुरू में आती है। तो इस समय देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी होता है, आपको कुछ और एक दो चीजें बड़ी है जानकारी के लिए आप रखो तो अच्छी बात है, सिर्फ जानकारी के लिए है। इस समय देखिएगा, डलहौजी के समय जो दूसरा आंगल यानी अंग्रेजों का और सिख जो युद्ध होता है 1848-49 में, और 49 के अंदर जो पंजाब है उसका ब्रिटिश शासन के अंदर विलय हो जाता है 1849 में। तो उस समय जो कोहिनूर हीरा है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, वो इनके पास में था, पंजाब के पास, जो सिख साम्राज्य है इनके पास में। और चूंकि जब विलय हो गया तो कोहिनूर हीरा भी जो अंग्रेजों के पास में आ गया इस समय, और उसे कहां भेज दिया गया, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। उस समय जो है वो महारानी विक्टोरिया थी। तो कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हो गया, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का अब जो है पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो पहले आप जानते हैं कि उसको ना तो कोई वोट देने का अधिकार था, केवल एक सलाह के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो है उसको एक पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। इसके बाद में विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है 1853 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, क्योंकि 1857 की जो क्रांति होती है उससे पहले का लास्ट एक्ट यही है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जाकर के जो विधानसभा जो बनेगी आगे फ्यूचर में, विधान परिषद, विधानसभा का जो एक बड़ा रूप आपके सामने आएगा, वो शुरुआत जो है वो यहां से आपको एक देखने को मिलेगी। तो जो विधायी कार्य हैं उनको प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। देखिए, विधायी कार्यों का मतलब होता है केवल कानून बनाना। आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो व्यवस्था है, तो उसमें हिंदुस्तान में 3 संस्थाएं काम करती है। एक तो होती है जिसको हम कहते हैं विधायिका, एक हम कहते हैं कार्यपालिका, और एक हम कहते हैं न्यायपालिका। ये 3 संस्थाएं हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना, एग्जीक्यूट करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि ये जो कानून बनाए जाते हैं इनका रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। कि अगर कोई कानून संविधान के अनुसार बना है या नहीं बना है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास में है? न्यायपालिका के पास में है, जुडिशियरी के पास में है। और विधायिका के अंदर ही, जैसे भारत के अंदर हम बात करते हैं कि विधायिका के अंदर जो भारत में पार्लियामेंट है, संसद, तो हम कहते हैं कि संसद में किस किस को शामिल किया जाता है? तो नॉर्मली बोल देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इसके साथ में राष्ट्रपति और होता है। ये तीनों आते हैं संसद में। लोकसभा और राज्यसभा जो है वो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जो विधेयक है। और वो विधेयक कानून कब बनता है? अभी तक वो सिर्फ विधेयक है। और एक्ट कब बनेगा, कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे। इसलिए राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का भाग माना जाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी हैं। तो ये 3 संस्थाएं आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई। विधि निर्माण के लिए यानी कानून निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। इस परिषद का कार्य देश के लिए विधि बनाना था, लेकिन गवर्नर जनरल की अनुमति एक्ट बनाने के लिए आवश्यक थी। और ऐसी जो
ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। तो विधान परिषद की व्यवस्था तो की गई, स्थापना तो की गई यहां पर 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो अगर चाहे तो उस नियम को वो हटा सकता था, उसको कैंसिल कर सकता था। ये पावर दे दी गई किसको? गवर्नर जनरल को। तो देखने में लगता है कि फिर तो जो विधान परिषद बनाई है उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो गवर्नर जनरल है वो चाहेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग, जो ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहेगा। उसको लगेगा ये सही नहीं है तो उसको हटा देगा वो। लेकिन विधान परिषद की शुरुआत हो चुकी है इसमें, इस एक्ट के माध्यम से। तो यह हो गया, और यह अंतिम चार्टर था। आपको मैंने बताया 1857 की क्रांति से पहले जो भी एक्ट बनते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, हम उनको चार्टर कहते थे, चार्टर एक्ट। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, और क्या हुआ क्रांति के बाद में? ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा जो शासन था वो किसको स्थानांतरित कर दिया गया? डायरेक्ट ब्रिटिश शासन जो है उनको हस्तांतरित हो जाता है। अब बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल पूरी तरह से समाप्त। और 1858 का पहला एक्ट आता है, 1858 का, तो वहां से हम उसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसके बाद में अब देखिए, फिर 1857 की क्रांति के बाद में जो पहला आएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। अब देखिए, मैंने आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे सत्ता का हस्तांतरण हो गया, और इसके अलावा क्या हुआ? जिसे हम गवर्नर जनरल कहते थे उसे अब हम कहने लगे वाइसराय। और वाइसराय का वैसे अर्थ होता है ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। वाइसराय का क्या अर्थ होता है? ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। तो ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड डर्बी के समय 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से विधेयक पारित हो जाता है। तो देखिए, जब 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय भी वहां महारानी थी, और इस समय 1858 के समय में जो है वहां कौन है? महारानी विक्टोरिया। तो के हस्ताक्षर से विधेयक पारित हो जाता है। यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। तो ये थोड़े से पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? लॉर्ड डर्बी था। 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से जो है ये विधेयक पारित होता है। इसके साथ ही भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने इस राजकीय उद्घोषणा को इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया। तो फिर उसके बाद निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1858 का जो एक्ट आता है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इनके समस्त अधिकार जो है अब किसको दे दिए गए? भारत सचिव को दे दिए जाते हैं। तो अब जो भारत सचिव, यहां से एक नया पद सर्जित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होगा? अनिवार्य रूप से जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, यानी जो ब्रिटिश संसद और उसमें भी फिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जो वहां का मंत्रिमंडल है उसका निश्चित रूप से वो सदस्य होना चाहिए। तो इनके समस्त अधिकार जो है वो किसको दे दिए गए? भारत सचिव को दे दिए गए। एक नया पद बना दिया जाता है। इंग्लिश में आप इसे क्या कहोगे? सचिव को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव। और इसकी सहायता के लिए जो है एक 15 सदस्यीय सभा बना दी गई। तो जो 15 सदस्यीय सभा थी उसको हम कहते थे भारत परिषद। ये जो अब भारत सचिव बनाया है, इस निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त करके, तो इसको भी तो सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बना दी जाती है। जो 15 सदस्य थे तो उस सभा को हम कहते थे भारत परिषद। तो भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सभा भारत परिषद की स्थापना की गई। इन सबके वेतन खर्चे भारतीय राजस्व को देने पड़ते थे। अब ये बैठेंगे वहां ब्रिटेन में,
लेकिन इनका खर्चा पानी कौन देगा? भारत देगा। यहां से जो रेवेन्यू आएगा भारत से, उससे उनको वेतन दिया जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। वह ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने लगता है। और सबसे पहला जो है वायसराय किसको बनाया गया था? तो जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था यहाँ, लॉर्ड कैनिंग, उसी को ही पहला वायसराय बना दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे 1858 के एक्ट के। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे।